मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज बीएड थर्ड सेमेस्टर में हम आपकी पाठ्यपुस्तक अधिगम में आकलन असेसमेंट इन लर्निंग में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में अधिगम के आयाम एवं स्तर, डायमेंशंस एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के आयाम, उन्नति एवं प्रगति के इस युग में यह आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर उसे और बेहतर बनाया जाए। ये जो युग चल रहा है, विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक युग है, हर चीज़ बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको भी बहुत ही बेहतर बनाया जाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? ताकि विद्यार्थियों को क्रियाशील होने के अधिक से अधिक अवसर एवं वातावरण प्राप्त हो, विद्यार्थियों में नए ज्ञान का विकास हो और वो भी क्या करें, टेक्निकल लैंग्वेज को जल्दी सीखें और उनमें ज्ञान और विज्ञान का विकास हो। स्वच्छ और बहुत ही सुरक्षित वातावरण को प्रदान हो पढ़ाई के लिए। इसलिए हमको अधिगम को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उसमें सुधार करना है, उसको और अधिक बेहतर बनाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए अधिगम के आयामों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही छात्रों को सक्रिय अधिगमकर्ता बनाकर चिंतन एवं अन्वेषण हेतु प्रेरित किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसमें सुधार करके जो प्रोसेस है अधिगम का, है ना, इसको आयामों की जानकारी आवश्यक है सबसे पहले, क्योंकि इसके द्वारा ही छात्रों को सक्रिय बनाया जा सकता है। किसी भी कार्य में सक्रिय रहना और सिर्फ उसको धारण करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें कितनी सक्रियता दिखाते हैं। कोई भी हम जो पाठ पढ़ते हैं, कोई भी लेसन रीड करते हैं, हम उसको कितना पढ़ते हैं, कितना समझते हैं, उसमें कितनी हमारी सक्रियता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बालकों में, विद्यार्थियों में चिंतन एवं अन्वेषण का विकास होगा, उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अर्थ, अधिगम के आयाम अधिगम का प्रारूप है, जिसमें व्यावहारिक कक्षागत युक्तियों विधियों का उपयोग कर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक ज्ञानवर्धक हेतु अनुदेशन की योजना दर्शाई जाती है। अधिगम के आयाम जो है वो अधिगम का ही एक प्रारूप है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कक्षागत है, एक कक्षा के अंदर टीचर है, स्टूडेंट है, और उसमें जो व्यावहारिक क्रियाएं होती हैं, इसमें युक्तियों का, विधियों का, इस प्रकार की विधियों का, शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, युक्तियों का प्रयोग किया जाता है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक मन मस्तिष्क पर ज्ञानवर्धन हेतु अनुदेशन की एक योजना दर्शाई जाए। मतलब उनके मन मस्तिष्क पर एक छवि प्रस्तुत हो, जो भी पढ़ा रहे हैं क्रियाशीलता के रूप में। तो विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क पर किस प्रकार का प्रभाव होना चाहिए, जो भी उनको जानकारी प्राप्त हो रही है उसकी एक छाप दिमाग पर। फिर हम पढ़ते हैं इसके उद्देश्य। अधिगम के आयाम का प्रारूप बनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है उपयुक्त शिक्षण विधियों का वर्णन करना। शिक्षण की जो भी विधियाँ हैं, सबसे पहले उनका वर्णन किया जाना चाहिए। उन शिक्षण विधियों के माध्यम से ही कक्षागत व्यवहार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है प्रचलित शिक्षण विधियों को विकसित करने हेतु प्रारूप प्रस्तुत करना। शिक्षण की जो भी विधियाँ प्रचलित हैं, जितनी भी शिक्षण विधियाँ प्रचलित हैं, सबसे पहले उनको कक्षागत व्यवहार में एक प्रारूप प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जिससे विद्यार्थियों में टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का विकास हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हो। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को चिंतन एवं सार्थक अधिगम हेतु आधार प्रदान करना। हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, वो इस प्रकार का होना चाहिए बच्चों में, चिंतन और सार्थक अधिगम हेतु आधार प्रदान। बच्चों में चिंतनशीलता का विकास होना चाहिए और वो एक सार्थकता की ओर जाए। वैसे तो हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य निकलता है, लेकिन बच्चा उसको सार्थक रूप में ग्रहण करे, उसके अंदर क्रिएटिविटी, चिंतनशीलता के गुणों का विकास हो, इस प्रकार का वातावरण तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम केंद्रित शिक्षण हेतु रूपरेखा तैयार करना। इस प्रकार की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कक्षागत व्यवहार में कि बच्चों को शिक्षण के लिए एक मुख्य केंद्र बिंदु प्राप्त हो, बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ आए, उनकी मानसिक गतिविधियों को, उनकी मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर
करना चाहिए, एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे बच्चों को पाठ को समझने में, जो भी हमारा टॉपिक है उसको समझने में उन्हें आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रचलित अधिगम प्रक्रिया को समझना। जो हमेशा से प्रचलन में है, एक कॉमन क्लासरूम में, उस प्रकार की जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको समझना और समझाना, यह बहुत ही आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावशील पाठ्यक्रम तथा आकलन की योजना तैयार करना। प्रभावशील पाठ्यक्रम हम किसे कहेंगे? उस क्लास को लेकर जो भी ज़रूरी चीज़ है, उस कक्षागत व्यवहार को लेकर, तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। जो हम टॉपिक ले रहे हैं साथ ही साथ हम उसको पढ़ाएं, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका आकलन होना चाहिए। बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या परेशानी है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसका तरीका इस प्रकार का होना चाहिए कि वो प्रभावशील हो, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, और उसके आकलन की, मतलब हम उसको कैसे करेंगे आकलन उसका, इसकी भी एक योजना तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सार्थक एवं प्रभावी अनुदेशन प्रारूप को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना। सार्थक और प्रभावी अनुदेशन प्रारूप कक्षागत व्यवहार में जो भी हमको प्रभावशील युक्ति प्रयुक्ति जो हमें प्रस्तुत करनी है, जो बच्चों को बहुत ही ईजिली समझ आए और उनके अंदर एक रुचि का गुण पैदा हो, है ना, जो बच्चे रुचि लें जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें भी, है ना। इस प्रकार का हमारा अनुदेशन का प्रारूप होना चाहिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हमें सम्मिलित करना है। फिर हम पढ़ते हैं अधिगम के आयाम। अधिगम के मुख्य 5 आयाम हैं। पहला है अभिवृत्ति तथा इंद्रिय ज्ञान, एटीट्यूड एंड परसेप्शन। छात्रों की अभिवृत्ति उनके अधिगम को प्रभावित करती है। छात्रों की जो भी मनोवृत्ति, जो भी अभिवृत्ति है, जो भी सोचते हैं, उनका जो भी कक्षागत व्यवहार है, मन मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उनके सीखने की प्रक्रिया को वो बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षागत वातावरण या शिक्षण के प्रति छात्रों का पूर्व अनुभव नकारात्मक है, तो ऐसी स्थिति में उस कक्षा में अधिगम करने हेतु उनकी रुचि कम ही होगी। अगर किसी क्लास को लेकर उसके मन में नकारात्मक सोच है, उसकी कोई पिछली क्लास अच्छी नहीं है, तो उस कक्षा में वो क्या है, रुचि नहीं लेना चाहेगा। कोई ना कोई उसके मन में ऐसा बहाना आएगा कि मुझे ये क्लास अटेंड नहीं करनी है। तो इसका सीधा प्रभाव क्या होगा, उनकी ग्रहण क्षमता पर ही पड़ेगा। एक टीचर पढ़ा रहा है लेकिन बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसका एक दुष्प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। अतः शिक्षक छात्रों को प्रभावशाली निर्देशन दें, जिससे उनमें कक्षा के वातावरण एवं अधिगम हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो। दूसरा पॉइंट है ज्ञान का अर्जन तथा समाकलन। ज्ञान का अर्जन, शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञानार्जन तथा समाकलन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षक को इस प्रकार अपनी कक्षा में ध्यान देना चाहिए कि बच्चे प्रेरित हों ज्ञान अर्जन करने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए बच्चे प्रेरित हों, और क्या करें, समाकलन करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। क्लास अटेंड भी करें और वे स्वयं आकलन भी करें। जब छात्र ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो शिक्षक उसे निर्देशन दें, जिससे वह नए तथा पूर्व ज्ञान में संबंध स्थापित कर सकें तथा उसे अपनी स्मृति में रखें। कक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे रुचि लें, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, और रुचि लेकर उस ज्ञान को ग्रहण करें। इससे क्या होगा, उनके क्लासरूम में अनुभव अच्छे होंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे और प्रत्येक क्लास को वो अटेंड करना चाहेंगे, और उनके मन मस्तिष्क पर एक स्मृति रहेगी उस क्लास को लेकर, उस पाठ्यक्रम को लेकर। और इस नए ज्ञान द्वारा छात्र अपनी योग्यता व कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं। जो भी क्लास अटेंड करेगा बच्चा, वो उसके लिए नई क्लास ही होती है, तो उस ज्ञान को ग्रहण करके वो छात्र क्या कर सकता है, अपने कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकता है। तीसरा पॉइंट है ज्ञान का विस्तार तथा सुधार। ज्ञानार्जन तथा समाकलन के पश्चात विद्यार्थी उस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तर्क तथा चिंतन द्वारा भी उस ज्ञान का विश्लेषण कर स्वयं में निहित ज्ञान का विस्तार करते हैं। विद्यार्थी एक
कक्षा व्यवहार में जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो क्या करता है, उसको समझता है और अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करता है, उसके पूर्ण रूप से समझकर उसमें चिंतन करने का प्रयास करता है और कुछ विश्लेषण के गुणों का उसमें विकास होता है। विद्यार्थी सामान्य रूप से कुछ बिंदुओं पर तर्क व चिंतन कर सकते हैं, जैसे तथ्यों का वर्गीकरण, तुलनात्मक अध्ययन, आगमन नियम विधि विश्लेषण, कमियों का विश्लेषण, सारांशीकरण, स्वरूप का विश्लेषण आदि। विद्यार्थी पाठ को पढ़कर समझकर कक्षा में उसे जो भी समझाया गया टीचर के द्वारा उसमें कुछ भी अपने तर्क वितर्क दे सकता है। अगर उस क्लासरूम में उस पाठ्यक्रम में कुछ खामियां हैं तो वो अपने उसमें बता सकता है, एक पक्ष रख सकता है कि इसमें और हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, और वो आगमन निगमन विधि, तुलनात्मक अध्ययन, इन सब का वो इसमें एक प्रस्तुतिकरण दे सकता है। कोई पॉइंट है ज्ञान का उपयुक्त प्रयोग। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि उस ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग न किया जाए तो वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग इन क्षेत्रों कार्यों में कर सकते हैं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लाया जाना चाहिए। हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में हमारी सीखी पढ़ी चीज़ें बहुत उपयोग में आती हैं। छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग इन क्षेत्रों में कर सकते हैं: समस्या समाधान, निर्णय लेना, अन्वेषण करना, प्रयोगात्मक जानकारी लेना, जांच पड़ताल करना, प्रणाली विश्लेषण करना आदि। कक्षा में सीखा गया कोई भी ज्ञान विद्यार्थी को व्यर्थ नहीं जाता। भविष्य में वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, स्वयं में निर्णय लेने की क्षमता उनमें आ सकती है, किसी भी समस्या का वे अन्वेषण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, और जांच पड़ताल के गुणों का भी उनमें विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का रचनात्मक कार्यों में उपयोग। अधिगमकर्ता द्वारा रचनात्मक कार्य हेतु ज्ञान प्राप्त का चिंतन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? पहला, तार्किक चिंतन। क्या है तार्किक चिंतन? शुद्ध या त्रुटि रहित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना, कार्य में स्पष्टता होना, स्वच्छंद सोच रखना, कार्य के प्रति उमंग होना, दूसरों के ज्ञान स्तर को महत्व देना आदि। तार्किक चिंतन, इसमें विद्यार्थी क्या करता है, इसमें आपका तर्क वितर्क उसमें समाहित रहता है और इसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी। वो जो भी परिणाम प्राप्त करेगा इसमें त्रुटि के लिए स्थान नहीं होगा, उसके कार्य में बिल्कुल स्पष्टता होगी। वो जो भी कार्य करेगा बिल्कुल स्पष्ट होगा, उसमें कोई भी दो मत नहीं होगा। उसके अंदर कार्य के प्रति उमंग रहेगा, एक उत्साह रहेगा, और दूसरों के ज्ञान को भी वो इसमें महत्व दे सकता है। दूसरे व्यक्ति, दूसरे विद्वान के ज्ञान का जो स्तर है वो इसमें महत्व दे सकता है। दूसरा है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन से हम क्या समझते हैं? ज्ञान का दायरा बढ़ाना, लगन तथा उद्योगपूर्वक कार्य करना, किसी परिस्थिति या घटना के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखना, स्वमूल्यांकन का उचित स्तर बनाए रखना, चिंतन पर नियंत्रण रखना, पृष्ठपोषण फीडबैक को महत्व देना, किसी कार्य हेतु उपयुक्त योजना बनाना, कार्य का प्रभाव मूल्यांकन करना इत्यादि। सृजनात्मक चिंतन वही है जिसमें आप में क्या हो, कुछ नया करने की चाह हो। जैसे हम देखते हैं इसमें ज्ञान का दायरा बढ़ता है, किसी परिस्थिति या घटना के लिए व्यापक दृष्टिकोण बढ़ता है कि इसका समाधान किस प्रकार किया जाएगा। अगर कोई समस्या सामने आ गई, चिंतन शक्ति इसमें बढ़ती है और कोई भी कार्य जो है प्रभावशाली तरीके से किया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं अधिगम के आयामों के लाभ एवं उपयोग। अधिगम के आयामों को ध्यान में रखकर यदि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में योजना बनाई जाए तो निश्चित ही शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर की जा सकती है। इन आयामों के उपयोग निम्नलिखित प्रकार है। पहला है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। अधिगम प्रक्रिया को बेहतर कैसे बनाएंगे? अधिगम के आयामों के वर्णन में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि छात्रों का अधिगम कैसे बेहतर बनाया जा सके, कक्षा में कैसे प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण ढंग से टीचिंग का कार्य किया जाए, है ना, जिससे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो विषय वस्तु के प्रति। शिक्षा में यदि इन आयामों पर केंद्रीकरण फोकस किया जाए तो छात्रों का ग्रहण स्तर बढ़ाया जा सकता है। कार्य किया जाए तो इसमें केंद्रीकरण जो होता है छात्रों का, इसको उसमें ग्रहण स्तर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, बच्चों को बढ़ाया
शिक्षा प्रणाली में बदलाव या सुधार करने हेतु जब योजना बनाई जाती है तो ये आयाम बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनके वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है शिक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए। शिक्षा के किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है, ये निर्णय लेने हेतु मापदंड दर्शाया जाता है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन। किसी भी प्रणाली का क्रियान्वयन करने के लिए पश्चात उसका मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। निश्चित रूप से एक कक्ष में या फिर कोई भी कार्य प्रणाली को हम जब अंजाम देते हैं, मतलब कोई भी कार्य रूप में परिणित होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, मूल्यांकन उसका बहुत ज़रूरी होता है कि वो कार्य कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि प्रणाली से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं वो किस सीमा तक सफल रहे, ये इसमें हमको ज्ञात हो जाता है। अधिगम के आयामों द्वारा मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है उपयुक्त विधियों का चयन। आयामों के आधार पर उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण उपयुक्त विधियों का चयन कर सकते हैं। शिक्षण के जो आयाम होते हैं इसके आधार पर कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षक बहुत सारी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। और जो सबसे उपयुक्त विधि होती है उसका छात्रों की सूची तथा अवधान में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षक की सबसे अच्छी जो उपयुक्त विधि है उसका प्रयोग करके छात्र के लिए कक्षा व्यवहार को, शिक्षण विधि को और अधिक उपयुक्त बनाया जा सकता है और उसमें सुधार किया जा सकता है, जिससे छात्र अपने ज्ञान में और वृद्धि करें और उनके ग्रहण करने का स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षकों के शिक्षण स्तर में सुधार। अधिगम के आयामों का ज्ञान होने पर शिक्षक के स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी दिशा में, उसे ग्रहण करके क्या कर सकते हैं और अधिक सुधार कर सकते हैं अपने कार्य में। तो शिक्षक के लिए भी अधिगम के आयामों का जब ज्ञान होता है तो उनके शिक्षण की जो प्रक्रिया है इसमें सुधार किया जा सकता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कौन से भाग में कमियां हैं। सबसे पहले कमियों को जानना होगा तथा उन कमियों को दूर करने के लिए किन किन संसाधनों को बेहतर बनाया जाना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ये संसाधन शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षण युक्तियाँ या पाठ्य सामग्री आदि भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पढ़ा अधिगम के आयामों के लाभ, उपयोग और अधिगम के लाभ। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं।